वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है भाभी के झुमके। वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं। कब खरीदे? रंजो ने अपनी माँ प्रभा के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अर्पणा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई। प्रभा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर रंजो बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है। लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर प्रभा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी रंजो को दे दिए। लेकिन उसने एक बार यह नहीं सोचा कि अर्पणा को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। प्रभा के देने भर की देरी थी कि रंजो ने झट से झुमके अपने कानों में डाल दिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे, जब आती है रंजो कुछ न कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ? ओह माँ, आप कितनी अच्छी हो, कहकर रंजो अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। यह भी नहीं सोचा कि वह चीज़ किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अर्पणा ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे, पर प्रभा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो आप समझेंगी। माँ देखो तो, मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ। आईने में खुद को निहारते हुए रंजो कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? प्रभा ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए प्रभा बोली, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो अर्पणा बहू और मानव की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है माँ, वह आप जानो और आपके जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रंजो ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रंजो को दे दिए? प्रभा के कान में वे झुमके ना देखकर भरत ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी रंजो आई थी और वह वे झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए प्रभा ने कहा और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि जानती थी अब भरत चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती है? बोलो, जब भी आती है कुछ न कुछ उठाकर ले ही जाती है। क्या जरा सी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसके दोस्त ने उसे दिया था वह उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग बबूला होते हुए भरत ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी प्रभा। बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वह जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों रंजू हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज भरत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हो उपहार यूं ही किसी और को दे देना, क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वे तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है?
अरे बेटी है वे हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह बिचकाते हुए प्रभा बोली। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज़्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपये का भी उपहार लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है आज तक? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? देखता हूँ मैं तुम बहू बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन, देखना। कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नज़र लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रंजो ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए प्रभा बोली। ओ कमकल औरत, रंजू मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अर्पणा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए। बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई न कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेद करती हो। कमाकर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुंझलाते हुए प्रभा बोली। अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ न कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह अर्पणा के कान न भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर भरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए और प्रभा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि भरत ने रंजो के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे भरत, अर्पणा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए। पर फिर भी प्रभा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या आस पड़ोस, हर किसी से वो यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डरकर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे अर्पणा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को ज़रूर बयां कर देते थे। अर्पणा ने तो प्रभा को आते ही अपनी माँ मान लिया था, पर प्रभा तो आज तक उसे पराए घर की लड़की ही समझती रही। अर्पणा जो भी करती प्रभा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और रंजो का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर प्रभा खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर प्रभा के पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अर्पणा ने, माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप यह पी लीजिए। कहकर उसने ग्लास प्रभा की ओर बढ़ाया ही था कि प्रभा ने ग्लास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बढ़िया है मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अर्पणा की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। मानव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अर्पणा भी अपने कज़िन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन अर्पणा यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। यही सोचकर जाने से पहले उसने रंजो को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा। जिस पर रंजो ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी, तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूँ मैं इनकी, बहू नहीं, समझी?
रंजू की बातों से अर्पणा बेहद आहत हुई थी, मगर चुप रही। मगर अर्पणा के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फ़ोन पर हालचाल ज़रूर पूछ लेती और साथ में ये बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते आएगी ज़रूर। और प्रभा सोचती, बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती ज़रूर। एक रात अचानक भरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्रभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने मानव को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रंजू को फ़ोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फ़ोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी प्रभा ने रंजू और उसके पति को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फ़ोन की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। प्रभा के मन में एक ख्याल आया। फिर हारकर उसने अर्पणा को फ़ोन लगाया। इतनी रात गए, प्रभा का फ़ोन आया देखकर अर्पणा घबरा उठी। प्रभा कुछ बोलती, उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह समझ गई कि कुछ बात ज़रूर है। घबरा कर वह बोली, माँ आप रो क्यों रही हैं? कहिए ना क्या हुआ माँ? लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वह कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त शोना को फ़ोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाए। अर्पणा के जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक अर्पणा और मानव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद रंजू भी अपने पति बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर शोना न होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा न होते। अर्पणा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त शोना को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच गई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रंजू भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी ख़राब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस्ड कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। अर्पणा की तरफ घूरते हुए रंजू बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी उसे अर्पणा को प्रभा के करीब देखकर। अभी वह बोल रही थी कि तभी उसका 7 साल का बेटा अमोल बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मम्मी यह कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया, जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। अमोल की बातें सुनकर सब हतप्रभ रह गए और रंजू को तो काटो तो खून नहीं। प्रभा एकटक कभी अपने नातिन को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमोल जो कह रहा है वह सही है। सच्चाई खुलते ही रंजू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फ़ोन आ रहा था माँ, और मैंने उसके लिए कहा था वो शब्द। फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना इसलिए। प्रभा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फ़ोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये शोना न होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई ना बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी रंजू,
नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फ़ायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर प्रभा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अर्पणा से बोली, चलो बहू, देखें तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रंजो माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी प्रभा ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उसका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।